हेलो जी, गुड इवनिंग। 2024 जून इवनिंग के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। CSIR नेट लाइफ साइंस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये है इसका पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एम्प्टी फॉरेस्ट। दो शब्द हैं, एम्प्टी और फॉरेस्ट। जंगल तो है खाली, लेकिन खाली का मतलब सब कुछ खाली है ऐसा नहीं है। अब जैसे यूरोप वगैरह में आप जाएंगे, अफ्रीका में भी, हमारे भारत में भी काफ़ी सारे जंगल ऐसे हैं जहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, खूब घने हैं, चिड़ियाँ हैं, छोटे मोटे पक्षी भी और जानवर भी हैं, लेकिन मैमल्स गायब हैं वहाँ। तो जनरली जो ह्यूमन है वो शिकार करके मैमल्स को खा गया जहाँ पर, वहाँ पर ये एम्प्टी फॉरेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पूछा हुआ था कि क्या कहानी का मतलब क्या होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 है अब्सेंस ऑफ लार्ज ट्री। जी नहीं, खूब सारे होते हैं लार्ज ट्री यहाँ पे। लेस स्पेसिस डाइवर्सिटी ड्यू टू नेचुरल रीजन। डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी है। हैबिटेट वॉइड ऑफ लार्ज मैमल्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट, ह्यूमन की वजह से। तो ये है इसका ट्रू। और लॉस ऑफ हैबिटेट वाली भी कहानी यहाँ नहीं आती। तो स्टेटमेंट नंबर 3 था इसका आंसर। अब देखिए साहब, एम्प्टी फॉरेस्ट में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, हम जानते हैं कि प्लांट्स के सीड डिस्पर्सल में मैमल्स का बहुत बड़ा रोल है, बर्ड्स का भी। अगर वहाँ पर कोई मैमल की स्पेशीज गायब हो जाए और कोई ट्री ऐसा है जिसके फल केवल वही मैमल खाता था, तो फिर उसका डिस्पर्सल में इशू पड़ेगा और अल्टीमेटली प्लांट की डाइवर्सिटी पे भी फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इज इनकरेक्ट। भाई देखिए, पहली बात यहाँ सबकी बात कर रखी एपीमर्स। अब एपीमर का मतलब क्या है, पहले तो ये कर लो बात। भैया एपीमर वो होता है जिसमें सब कुछ एक जैसा है, बस एक कार्बन में अदला बदला है मामला, मतलब ग्रुप सेम है, पोजीशन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डी ग्लूकोज को कंपेयर करूँ डी मैनोज से, तो देखिए सब कुछ सेम है। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 पर OH अलग है। कार्बन नंबर 4 पर भी सब कुछ ठीक है। तो केवल कार्बन नंबर 2 है जिसका OH एक तरफ है राइट हैंड साइड, दूसरी तरफ है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ग्लूकोज में वो राइट हैंड साइड पर है और मैनोज के अंदर वो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये दोनों कार्बन नंबर 2 एपीमर्स हैं एक दूसरे के, डी मैनोज और डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज की बात आ गई। जब हम एलोज को कंपेयर करेंगे तो एलोज में भी आप पाओगे कि सब कुछ सेम है, केवल कार्बन नंबर 3 इसका फर्क है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। फिर है डी गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज भी केवल कार्बन 4 का एपीमर है, ये भी पक्का है। अब बात आई टेलोज और ग्लूकोज की। तो देखो टेलोज जो है, टेलोज में काफ़ी सारे कार्बन बदले हुए हैं एज कम्पेयर टू ग्लूकोज के। तो ये जस्ट एक अनदर स्टीरियो आइसोमर है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, एपीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि एपीमर एक कार्बन पोजीशन बदलाव आना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पर नहीं होना चाहिए। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था वो है आपका स्टेटमेंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इम्यून रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए, आमतौर पे हम ये जानते हैं कि जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खुद के एंटीजन को पहचानेगा तो इसे हम ऑटो इम्यून कैटेगरी में डाल देंगे और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में हमारे शरीर पड़ता है। एलर्जीज जो होती हैं, एक्जिमा, आर्थराइटिस, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा ही सिस्टम हमारे ही प्रोटीन को एंटीजन मान के भड़क गया है। लेकिन फिर एक कहानी का पहलू और भी है। कुछ जगह पर, खासतौर से कैंसर जैसी कहानियों के अंदर, सिस्टम का एक्टिवेशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो सेल्फ एंटीजन को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा। अब देखिए, जो कैंसर सेल हैं वो खुद की तो है हमारी, तो ऐसे केस में ये सेल्फ रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बी सेल एक्टिवेशन में नहीं आता, ये हमारे डिफ्रेंसिएशन ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल में नहीं आता, ये टी सेल रिसेप्टर की कहानी नहीं है, ये है आपके नेचुरल किलर सेल्स की। यहाँ 2 टाइप की नेचुरल किलर सेल होती हैं और इन दोनों का ही एक्टिवेशन सेल्फ एंटीजन पर डिपेंड करता है और फिर ये दूसरे पूरे इम्यून सिस्टम को भी इशारा करती हैं कि कहाँ क्या करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रूव्स इज अ हॉलमार्क ऑफ जेड फॉर्म ऑफ DNA। भाई देखो, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को तुम घोट के पी जाओ, क्योंकि हर कुछ एग्जाम बाद कोई ना कोई इसमें से बात उठा के वो ले ही आते हैं। मतलब फेवरेट है। अगर DNA के स्ट्रक्चर की बात करनी है तो ABZ की प्रॉपर्टी सबसे फेवरेट है लोगों का, और जनरली इसी टेबल में बात उठाते हैं वो लोग। हम जानते हैं कि भैया जेड फॉर्म की जो सबसे खास बात है, हॉलमार्क, वो है उसका फ्लैट मेजर ग्रूव और नैरो डीप माइनर ग्रूव।
आप चेक कर लीजिए, नैरो एंड डीप मेजर ग्रूव नहीं है, वाइड एंड डीप मेजर ग्रूव नहीं है, नैरो एंड शैलो मेजर ग्रूव नहीं है, फ्लैट मेजर ग्रूव। तो ये है इसकी कहानी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आप याद कर सको, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो बहुत हैंडी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में भी रखे मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्रोसोमल रिएक्शन। भैया एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बात है। जब स्पर्म अटैच कर जाता है क्यूमुलस लेयर में, जोना पेलोसिडा को पार करने के लिए उसका डाइजेशन जरूरी है। अल्टीमेटली जब वो वहाँ तक पहुँचेगा तो एक्रोसोम रिलीज हो जाता है स्पर्म के हेड में से, और वो अपने एंजाइम की हेल्प से उन्हें डाइजेस्ट करते हुए स्पर्म के न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन तक पहुँचाने का रास्ता खोल देता है। तो बेसिकली ये जो है ये है लीड्स टू डाइजेशन ऑफ जोना पेलोसिडा, जो एक्रोसोमल रिएक्शन को डिफाइन करेगा। अब अगेन ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवा के अंदर, इसको लेकर के भी हर अल्टरनेट एग्जाम में आपको कहीं ना कोई सवाल मिल जाने वाला है। तो ये डायग्राम और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी दिमाग में अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखिए। आप भी आई फ्लाई के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। बाय बाय।